हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रवण मिश्रा और आप इसके ट्यूटोरियल के साथ स्टडी करने के लिए रेडी होंगे। आज हमारा टॉपिक है यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यूक्लिड सिमेट्री के बारे में। इससे पहले हमने यूक्लिड लेमा पढ़ा हुआ था, यूक्लिड एल्गोरिथम पढ़ा हुआ था। तभी मैंने आपसे कहा था कि हम लोग यूक्लिड सिमेट्री के बारे में बात करेंगे, जो कि 9th के 5th चैप्टर में दिया हुआ है। ओके, तो आज के चैप्टर में हम लोग जो है स्पेशली यूक्लिड सिमेट्री, एक्सोइम्स क्या होते हैं, पास्टुलेट्स क्या होते हैं, थ्योरम्स क्या होती हैं, और लेमा और एल्गोरिथम हमने पहले ही पढ़ चुका है, डेफिनेशन क्या होती है, ये सब भी जानने का ट्राई करेंगे। तो ओवरऑल जो हमारा आज कॉन्सेप्ट है पढ़ने का कि यूक्लिड ज्योमेट्री क्या होती है, यूक्लिड का क्या योगदान है ज्योमेट्री के क्षेत्र में, और जो है एक्सोइम्स, पास्टुलेट्स, थ्योरम्स, डेफिनेशन, स्टेटमेंट, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इन टोटल्स की स्टडी जो है हम 2 पार्ट्स में करेंगे, 2 वीडियोस में करेंगे। एक में हम एक्सोइम्स तक का पैटर्न पूरा करेंगे और पास्टुलेट्स और प्लस 9th की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का शुरुआत करते हुए हम यूक्लिड सिमेट्री के बारे में शुरुआत करते हैं। यूक्लिड्स जी के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले जो है थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे। और उससे पहले यूक्लिड्स जी के टाइम से पहले एक साइंटिस्ट हुए थे यूनान के। यूनानियों का बड़ा योगदान रहा ज्योमेट्री के विकास में। और सबसे पहले यूनानियों में एक हुए थेल्स नामक गणितज्ञ। उन्होंने सबसे पहले ये बताया, क्या नाम था उनका? थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। ये जो है थेल्स जी जो थे वो 525 ये 642 से लेकर के 525 ईसा पूर्व के आसपास इनका जो है लगभग इनका जीवन काल रहा। और इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो हमारा सर्किल होता है, ठीक है, सर्किल जो होता है इसमें जो डायमीटर होता है जो कि इसके सेंटर से होकर जाता है, यह सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। थेल्स ने क्या बताया था? सबसे पहला जो लिखित, जो हमको रिटर्न में जो कोई कॉन्सेप्ट मिलता है ज्योमेट्री के क्षेत्र में, वो सबसे पहला थेल्स का मिलता है। और उन्होंने बताया था कि जो डायमीटर होता है, ये हमारा डायमीटर हो गया, यानी जो व्यास होता है वह सर्किल को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। इसके बाद आए पाइथागोरसी। पाइथागोरसी का नाम आपने सुना ही होगा। पाइथागोरसी लगभग 500 से लेकर के 400-500 की ईस्वी के बीच में आए। और उन्होंने पाइथागोरस का प्रमेय दिया, जो कि इस समय सर्वविदित है रेक्टेंगल के क्षेत्र, ट्राइंगल के क्षेत्र में। तो जो ट्राइंगल के क्षेत्र में उन्होंने जो बताया वो आज सर्वविदित है। और इसके बाद कहानी शुरू होती है यूक्लिड जी की। यहीं से जो है यूक्लिड जी की कहानी शुरू होती है। और यूक्लिड जी जो थे वो मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के, मिस्र एक देश है, वहाँ के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान में ये एक मैथमेटिक्स के टीचर थे। इन्होंने एक्चुअल में किया क्या कि जो भी पहले से एक्सोइम्स, जो भी हमारे पास जो भी सिद्धांत थे, या जो भी हमारे पास जो हम जानते थे मैथमेटिक्स के जो रूल्स, या जो भी कुछ भी हमारे पास था, उसको एक जगह पे कलेक्ट किया। और कलेक्ट करने के बाद उन्होंने उन सबको अपनी एक बुक में, जिसका नाम था एलिमेंट्स, जिसका क्या नाम था एलिमेंट्स, में नोट डाउन किया, उसको लिखा और उसको 13 पार्ट में डिवाइड किया, 13 पार्ट में उसको डिवाइड किया। ओके, यहाँ तक किसी बात में किसी को शंका? हाँ, यूक्लिड जी जो थे वो लगभग 3री-4थी शताब्दी ईसा पूर्व के ये गणितज्ञ थे। और इन्होंने एलिमेंट्स नामक बुक में जो भी हमारे पास उससे पहले के कॉन्सेप्ट थे उसको कलेक्ट किया, वो चाहे जहाँ से थे, और अपनी बुक एलिमेंट्स में लिखा और उसको 13 पार्ट में डिवाइड किया। और 13 पार्ट जो भी थे सारे वो एक बुक के रूप में विख्यात हुए। ओके,
जो यूक्लिड जी थे, यूक्लिड जी जो थे, यूक्लिड जी जो थे, ओके, इन्होंने कई सारी चीजें दी जिसमें था डेफिनीशन, ठीक है, बहुत सारे बिंदुओं के बारे में इन्होंने डेफिनीशन दिया, एक ज्वाइंट्स दिए, पास्टुलेट थे। डेफिनीशन में इनकी जो फर्स्ट पार्ट थी, जो एलिमेंट्स की, एलिमेंट क्या है, बुक है इनकी, एलिमेंट्स का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें इन्होंने 23 डेफिनीशन दी। कितनी डेफिनीशन दी? 23 डेफिनीशन दी। यूक्लिड जी ने क्या किया? यूक्लिड जी ने किया कि जो एलिमेंट्स इनकी बुक थी उसके फर्स्ट पार्ट में इन्होंने 23 चीज़ों के बारे में डेफिनीशन यानी कॉन्सेप्ट जनरेट किया, ठीक है, डेफिनीशन। और वो डेफिनीशंस, वो कॉन्सेप्ट किसके बारे में थे? पॉइंट के बारे में थे, स्ट्रेट लाइन के बारे में थे, सरफेस के बारे में थे और बाउंड्री लाइन के बारे में थे, बिंदु के बारे में थे, पृष्ठ के बारे में थे, रेखा के बारे में थे और परिसीमाएं रेखा, परिसीमा की रेखा यानी जो हमारे, मान लीजिए क्या है, ये हमारा रेक्टेंगल है और इसकी ये है बाउंड्री लाइन, ये है क्या है, परिसीमाएं हैं। तो इसके बारे में का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने जनरेट किया? यूक्लिड जी ने जनरेट किया और उसके बाद इन्होंने अपना आगे का योगदान दिया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्होंने डेफिनेशन में और जो कॉन्सेप्ट जनरेट किए, क्या पॉइंट, जो डेफिनेशन दिया, मान लीजिए पहला पॉइंट का दिया, क्या दिया? पॉइंट का दिया। तो पॉइंट के बारे में पहला इन्होंने पॉइंट के बारे में, ये है आपका पॉइंट, ये क्या हो गया? पॉइंट हो गया। इस पॉइंट के बारे में इन्होंने कहा कि इसका कोई पार्ट नहीं होता है, ना इसमें विड्थ होती है, ना इसमें लेंथ होती है, ना इसमें कुछ भी नहीं होता है। इन्होंने कोई भी सॉलिड चीज़ लिया और उसके बारे में ये बताया कि वो आकाश में, अंतरिक्ष में अपनी जगह को घेरता है, उसका अपना वेट होता है, उसका अपना विड्थ वेट जो भी होता है वो होता है। तो उसके बाद इन्होंने पॉइंट के बारे में बताया कि पॉइंट जो होता है वो उसमें ना तो उसका अपना कोई पार्ट नहीं होता, उसका कोई भाग नहीं होता, ना उसकी लेंथ होती है, ना उसका विड्थ होता है, वो जो है अपना एक स्वतंत्र है और उसके पास अपना कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें मान ली जाती हैं। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें मान ली जाती हैं क्योंकि वो हमारे लिए उचित होती हैं और हमारे लिए सहूलियत देने वाली होती हैं, ठीक है। अब अगला क्या हुआ, इन्होंने स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया। दूसरा क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके बारे में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी ना लेंथ होगी, सॉरी इसकी क्या नहीं होगी, विड्थ नहीं होगी, क्या नहीं होगी, विड्थ नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी, लेंथ होगा, क्या होगा, लेंथ होगा, पर विड्थ नहीं होगी। इसकी जो चौड़ाई होती है वो नहीं होगी, क्या होगा, विड्थ नहीं होगा, लेंथ होगा। ये देने का काम स्ट्रेट लाइन के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने एक और चीज़ बताई स्ट्रेट लाइन के बारे में, तो पहला पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि जो स्ट्रेट लाइन है ए और बी, मान लीजिए ए बी जो स्ट्रेट लाइन है, ए बी जो लाइन है इसके जो दो किनारे हैं, क्या है, जो दो किनारे हैं, ठीक है, जो दो किनारे हैं, वो दो किनारे कौन से हैं, ए और क्या है, बी है, ए एंड बी है, ये दोनों क्या होंगे, पॉइंट होंगे, क्या होंगे, ये पॉइंट होंगे, ये क्या हुआ, ये पॉइंट होंगे। ए और बी क्या है, पॉइंट है। अगर कोई रेखा है तो उसके जो दो किनारे वाले किनारा जो उसका दोनों है वो क्या होगा, पॉइंट होगा। ये बताने का काम यूक्लिड जी ने किया हुआ था। स्ट्रेट लाइन के उन्होंने एक और चीज बताया कि मान लीजिए हमारे पास कोई
तो इसको साफ कर देते हैं। ये दोनों यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। इसके बाद हम आगे चलते हैं। उन्होंने और भी एक चीज बताई कि मान लीजिए सरफेस के बारे में बताया। क्या बताया? सरफेस के बारे में बताया, पृष्ठ के बारे में बताया। तो उनका कहने का मतलब था कि जो सरफेस है, सरफेस के बारे में उन्होंने बताया कि जो सरफेस होती हैं वो परिसीमाओं, जो परिसीमाएं होती हैं उनसे बनी होती हैं। ठीक है, किससे बनी होती हैं? परिसीमाएं, बाउंड्री लाइन से बनी होती हैं। आप मान लीजिए ये आपका सर्कल है, अब इसकी बाउंड्री लाइन क्या है? ये आपका जो इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो इसका जो पृष्ठ हुआ ये इसकी बाउंड्री लाइन से बना हुआ है। ये हमने मान लीजिए कोई आयत ले लिया, अब ABCD, तो ये परिसीमा हो गई हमारी। कौन सी सीमा होगी? AD हो गया, AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया। तो इन परिसीमाओं से क्या बना है? सरफेस बना है। ठीक है, और इस सरफेस में लेंथ भी होगा, विड्थ भी होगी, ठीक है, और एरिया भी होगा, या जो कुछ भी हो वो हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट देने का काम, वो चाहे सरफेस हो, स्ट्रेट लाइन हो, पॉइंट हो, इन सारी चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट देने का काम यूक्लिड जी ने किया था। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमको पता है, हम जानेंगे यहाँ पे कि यूक्लिड जी ने डेफिनेशन के बाद कुछ एडजॉइंट्स दिए और कुछ पास्टुलेट दिए। यहाँ से एक बात हमारे दिमाग में आती है कि आखिर एडजॉइंट्स क्या होते हैं और पास्टुलेट क्या होते हैं। देखिए, हमने इससे पहले वाले वीडियो में लेम्मा और एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? लेम्मा और एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे दो और वर्ड्स आ गए, एडजॉइंट्स और पास्टुलेट्स। क्या आ गए? एडजॉइंट्स और पास्टुलेट। ठीक है, एक हमारे दिमाग में और भी आ सकता है शब्द की आखिर थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो इन सारे चीजों का, इन सारे 5 प्रकार के जो टर्म्स हैं, इन पांचों टर्म्स का जनक सिर्फ एक शब्द से माना जा सकता है, और वो है स्टेटमेंट। क्या है? स्टेटमेंट। क्या है ये? स्टेटमेंट से ही हमारे ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब आ गई बात समझ में। तो इस स्टेटमेंट से कैसे ये सारी चीजें हमारे पास आती हैं, आइए इनको समझते हैं। उसके बाद हम यूक्लिड के 7 एडजॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट अर्थात कोई कथन। स्टेटमेंट क्या हुआ? कथन। मान लीजिए हम कहीं पे गए, कहीं कोई घटना घट गई, अचानक पुलिस आई और हमसे पूछी कि आप वहाँ पे थे, तो आप अपना इस पे स्टेटमेंट दीजिए। ये आपने शब्द सुना होगा, कहीं पर भी आता है। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमने जो देखा या जो हमें पता है, हम वो बातें वहाँ पे जाकर के शेयर करें। यानी हम, हो सकता है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो झूठा भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, या हमारा अनुमानतः हो सकता है। तो हम जो स्टेटमेंट होगा वो 3 तरीके का होगा। कितने तरीके का होगा? 3 तरीके का होगा। एक तो होगा ट्रू। क्या होगा? ट्रू होगा। एक होगा मे बी,
और एक होगा फॉल्स। एक ट्रू होगा, एक मे बी होगा, एक क्या होगा, फॉल्स होगा। तो मे बी का कॉन्सेप्ट जो है, यानी वो ट्रू का मतलब जो सत्य हो, ट्रू मतलब जो सत्य हो, मे बी का मतलब, मे बी का मतलब जो है हो सकता है, और हो सकता है वाली बात मैथमेटिक्स में कहीं भी जो है एग्जिस्ट नहीं करती। हो सकने वाली बात जो होती है वो मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा जा सकता है कि हाँ हो सकता है ये सही हो सकता है गलत हो, ये चीज़ इसमें नहीं पढ़ी जाती। मैथमेटिक्स में जो होता है वो होता है, जो नहीं होता है वो नहीं होता है। तो यहाँ से हमारे जो हमको जो पढ़ने वाली चीज़ है वो मे भी यहाँ से गायब हो गया। अगला चीज़ है फॉल्स। अगर कोई चीज़ गलत है तो हमें उसके बारे में वैसे ही नहीं पढ़ना है, और कुछ गलत है तो उसके बारे में भी वैसे भी विचार नहीं करना चाहिए। तो फॉल्स मतलब अगर कोई कथन गलत है तो उसके बारे में भी हमें विचार नहीं करना है। तो टोटल हमें पढ़ना क्या है, जो कथन ट्रू हो। ओके, तो हम लोग स्टेटमेंट पे आते हैं, यानी जो क्या है ट्रू है। एक स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ओके, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ये दो तरीके से हो सकता है। कैसे, एक हो गया जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और एक हो गया ट्रूथ कैन बी प्रूव्ड बाय प्रूफ। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, जो ट्रूथ है, जो ट्रू है, यानी जो सच्चाई है वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी जो हर जगह सही ही हो, यानी अगर हमें पता है कि अगर हम एक और एक को जोड़ेंगे तो दो ही आएगा, वो चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे अर्थमेटिक हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, कहीं भी अगर हम 1+1 जोड़ेंगे तो यह सत्य है कि दो ही आएगा। तो वो क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी इसका अर्थात ये है कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आएगी, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो कहलाता है आपका एक्सोइम्स मैथमेटिक्स में। क्या कहलाता है, एक्सोइम्स कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है, एक्सोइम्स कहलाता है। अब दूसरा है ट्रूथ कैन बी प्रूव्ड बाय प्रूफ। एक है कि वो सही है, ठीक है, पर हमको उसको प्रूव करना है। मान लीजिए हमसे हमारे घर वालों ने या हमारे पापा ने, हमारे किसी भी सज्जन ने, या हम कहीं कोई काम कर रहे हैं वहाँ पे हमसे किसी ने कोई सामान लाने को कहा या कोई भी काम करने को कहा, तो उसके बाद हम वो काम करके आते हैं या वो सामान लेके आते हैं, तो लोग पूछते हैं कि आपने ये किया। तो क्या करते हैं कि हम उसका बिल दिखाते हैं कि भाई देखिए हमने ये काम किया और ये रहा इसका बिल एज ए प्रूफ के रूप में। ठीक है, यानी हम अपने काम को उस बिल के द्वारा या और भी जो भी तरीके हो सकते हैं हम अपने काम को प्रूफ करने के, उसके द्वारा जब प्रूफ करते हैं, यानी किसी भी थ्योरम को या किसी भी चीज़, थ्योरम बोलते किसी भी मैथमेटिकल फार्मूले को अगर हम प्रूफ करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हम अपने प्रूफ के द्वारा प्रूफ करते हैं तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका पास्टुलेट। नहीं सॉरी, यहाँ पे गलती होगी उसको बताने में। हाँ, उसको जो होता है, एक तो इसमें ट्रूथ हो गया, और एक चीज़ कुछ ऐसी होती है कि हम उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्रूथ मान भी लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से हम उसको ट्रूथ मान लेते हैं। वो चीज़ें जो होती हैं वो दूसरे की वो इस लाइन से होती हैं। ठीक है, ऐसे ट्रूथ क्या कहलाते हैं, पास्टुलेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पास्टुलेट। यानी पास्टुलेट क्या हुआ कि वो जो है हमारे पास जो भी प्रूफ है, जो हमारे पास जो भी ट्रू चीज़ें हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग प्रूफ करते हैं, या प्रूफ भी कर सकते हैं या उसको हम मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन दी गई है, ठीक है,
जस्ट इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया मेरे बोलने में, तो उसको समझने के लिए एक बार मान लीजिए कोई लाइन दे दी गई है। अब इस लाइन का जब भी हम निकालेंगे लेंथ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? हम स्केल रखिए और इसकी लंबाई निकाल ली, तो इसकी लेंथ निकाली और हमने माना कि इसकी लेंथ निकाली 5 सेंटीमीटर, पर हम इसका विड्थ रख के नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें कि जो ट्रू है, हमें पता है कि ये विड्थ इसका नहीं निकलेगा, लेकिन हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि भाई हमने स्केल रखा और इसमें लेंथ तो आ रही पर विड्थ नहीं आ रही। ठीक है, हमने पॉइंट को रखा और हमें पता है कि इसका कुछ नहीं निकल सकता, तो वो प्रूव भी की जा सकती है। इसलिए इस चीज़ को, ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं ज्योमेट्री के लिए और पास्टुलेट के अंदर आती हैं कि हाँ वो ट्रुथ हैं, पर उसको हम अपने संसाधनों के द्वारा प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम। एग्जाम्स क्या हो गया, जो पहले से ही प्रूफ हैं ऑलरेडी हर जगह पे होंगी और ये ट्रुथ है, पर उसको हमारे पास प्रूफ करने का हमारे पास साधन भी है। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्स और पास्टुलेट। अब इन दोनों की सहायता से अगर कोई स्टेटमेंट प्रूफ किया जाता है तो वो स्टेटमेंट फिर क्या कहलाता है? थ्योरम कहलाता है। यानी हमारे पास कोई एक और कथन दे दिया गया, कोई एक स्टेटमेंट दे दिया गया और उसको हम लोग दिए हुए जो हमारे पास पहले से उपलब्ध है यूनिवर्सल ट्रूथ और जो पास्टुलेट है, यानी जो एग्जाम्स और जो पास्टुलेट हमारे पास पहले से अवेलेबल है, उनकी सहायता से अगर हम उसको प्रूव करते हैं, किसी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? थ्योरम कहलाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जाम्स क्या होता है, पास्टुलेट क्या होता है, थ्योरम क्या होता है, लेमा और एल्गोरिथम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर लेमा और एल्गोरिथम को और यूक्लिड्स लेमा के बारे में आपको जाना है तो मेरे इससे पहले वाले वीडियोस में आप जाके उसकी डिस्क्रिप्शन में जा करके और उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और उस पर आप जा करके उसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक बार हम इसके टोटली चरण को देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम एग्जाम्स में आते हैं यूक्लिड के। तो हुआ क्या, हमारे पास एग्जाम पहले से अवेलेबल है, ओके, पास्टुलेट पहले से अवेलेबल है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, एग्जाम्स पहले से अवेलेबल है, पास्टुलेट इससे अवेलेबल है। इसकी सहायता से हमें जो है थ्योरम मिला। ध्यान दीजिएगा, ये चीज आपको और कहीं नहीं मिलेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्स और पास्टुलेट की सहायता से आपको थ्योरम मिला। अब थ्योरम क्या होता है कि थ्योरम में कई चीज़ें अवेलेबल होती हैं, उसमें कई सारी चीज़ें हमको एक साथ मिल जाती हैं। तो अगर उसको अलग अलग तोड़ के लिखें तो वो लेमाज में अलग हो जाते हैं। क्या हो जाती हैं? थ्योरम से हमें क्या मिल गए? लेम्मा। एक थ्योरम के हमारे पास कई फायदे हो सकते हैं, ठीक है, तो उसमें एक एक अलग अलग को हम लोग लेम्मा बोल दिए और लेम्मा से हमको एल्गोरिथम मिलता है, जैसा हमने कल पहले ही पढ़ा था। ठीक है, तो यानी हमारे पास जो एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स हैं उसकी सहायता से हम थ्योरम्स निकालते हैं, थ्योरम से हमें लेम्मा मिलती है और लेम्मा के थ्रू हमको एल्गोरिथम मिलती है। और कल मैंने बताया था कि एल्गोरिथम और कुछ नहीं होता है, लेम्मा का क्या होता है? एप्लीकेशन होता है, यानी एल्गोरिथम और कुछ नहीं होता है, थ्योरम का जो होता है एप्लीकेशन होता है। ठीक है, यानी ये जो टोटली हमारे पास पहले से अवेलेबल चीज़ें हैं हम उन्हीं की सहायता से अपनी जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। इसके बारे में इतना बहुत है। अब हम लोग आते हैं यूक्लिड एग्जाम के बारे में। यूक्लिड एग्जाम्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? यूक्लिड एग्जाम्स। मैंने इसके बारे में यहाँ पहले ही बता दिया कि टोटल कितनी है? 7। कितनी है? ये 7। सबसे पहला वाला हम देखते हैं, सबसे पहला वाला देखते हैं। तो सबसे पहला जो यूक्लिड्स का हमारा जो है उसमें आपको ये होगा कि इफ
क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट टू नंबर्स या इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स सच दैट इफ, अगर ए और बी दो ऐसे नंबर्स हैं जहां पर ए बराबर है सी के, बी बराबर है सी के, तो इन दोनों का जो इट्स इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू सी। अगर ए सी के बराबर है, सॉरी, इस इम्प्लाइज टू ए इज इक्वल टू बी। If A is equal to C and B is equal to C, this implies that A is equal to B। यानी अगर कोई एक ही संख्या, अगर दो संख्याएं किसी एक ही संख्या के बराबर है तो वो दोनों संख्याएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। If two numbers are same to any same numbers, then these two numbers are also same। यानी if A और B किसी दूसरी नंबर C के बराबर है तो A और B आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने बताई थी, दूसरी बात क्या बताया इन्होंने, इफ A और B दो नंबर्स हैं, A और B, थोड़ा लंबा लिखने रहे, A और B दो ऐसे नंबर्स हैं जिनमें किसी C को ऐसे लिख रहे हैं, इफ A इज इक्वल टू B देन A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस C आल्सो। यानी अगर कोई दो संख्याएं आपस में बराबर हैं तो उन दोनों में अगर सेम कोई संख्या जोड़ा जाए तो वो फिर भी वो दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक इसी तरीके से तीसरा भी है, इफ A is equal to B then A minus C is equal to B minus C। ठीक है, अगर कोई दो संख्या दी गई है तो और वो दोनों आपस में बराबर हैं तो किसी सेम संख्या से उन दोनों में से माइनस किया जाता है तो वो संख्या क्या होती है, आपस में फिर भी वो दोनों क्या हो जाती हैं, बराबर ही रहती हैं। ये उनका तीसरा एडजॉइंट्स था, यूनिवर्सल ट्रुथ था। पहला क्या था, आपने ये देखा, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। ठीक है, चौथा देखते हैं, चौथा यहां देख लेते हैं। चौथा उन्होंने कहा कि इफ, अगर कोई ये रेखा है, कोई लाइन है ए और बी, ये कौन सी रेखा होगी, ए बी, ये रेखा कौन सी होगी, ए बी। ठीक है, तो जो ए बी जो रेखा है वो बी ए की, एक ये भी रेखा हो सकती है, माना जा सकता है बी ए, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड मतलब हिंदी में समपाती करेंगे, यानी एक दूसरे को आपस में ऐसे ढक लेंगी और दोनों जो होंगी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी लाइन ए बी इज इक्वल टू लाइन बी ए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। पांचवा उन्होंने क्या कहा, पांचवा उन्होंने कहा कि इफ, पांचवा उन्होंने कहा कि मान लीजिए ये कोई बड़ा वो हो गया, ठीक है, और इसमें कोई ये छोटा है, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। तो अगर कोई ए बड़ा फिगर है, होल इज बिगर देन स्मॉलर, यानी जो बड़ा है ये क्या होगा, हमेशा बी से बड़ा ही होगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि अगर कोई भाई बड़ा चीज है तो वो छोटे वाले से हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। ये उन्होंने पांचवें के बारे में बताया। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई, ये आप ये दोनों हो गई।
इसको हम थोड़ा यहाँ पे लिख करके आगे उन्होंने छठवां बताया, इफ ए इज इक्वल टू 2b एंड सी इज इक्वल टू 2b है, अगर कोई ए और सी दो नंबर्स दिए गए जो दोनों 2b के बराबर हैं, देन दिस इंप्लाइज दैट, इन दोनों का मतलब क्या हुआ कि ए बराबर सी होगा। ओके। और सातवां इन्होंने ये बताया कि इफ, यदि ए बराबर, सेम ही बात है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं, कि ए बराबर 1/2b और सी बराबर 1/2b है, तो देन दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू सी ही होगा। ठीक है। तो यही सारे 7 एडजॉइंट्स जो थे वो यूक्लिड जी ने दिया था। पहला उन्होंने दिया था कि अगर दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या के बराबर हैं तो वो दोनों संख्याएं आपस में भी क्या होंगी, बराबर होंगी। दूसरे में उन्होंने ये बताया कि दो संख्याएं अगर आपस में बराबर है और दोबारा से उन दोनों ही संख्याओं में अलग अलग किसी एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो भी वो उन दोनों का जो जोड़ होगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक उसी तरीके से उन्होंने तीसरे में बताया कि अगर दो संख्याएं आपस में बराबर हैं और किसी एक संख्या को पर्टिकुलरली अलग दोनों में से घटाया जाए तब भी वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर ही हो जाएंगे। चौथा उन्होंने बताया कि अगर कोई एक रेखा है तो उसकी जो दूसरी रेखा है वो आपस में क्या करेंगी, उसी माप ही आपस में संपाती होगी, कोइंसाइड करेंगी। पांचवा उन्होंने बताया कि होल जो होता है, जो बड़ा होता है वो छोटे से क्या होता है, हमेशा ही बड़ा होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने बताया कि अगर a इज इक्वल टू 2b, यानी अगर कोई किसी संख्या का दोगुना किसी संख्या के बराबर और उसी संख्या का दोगुना किसी तीसरी संख्या के बराबर है तो वो दोनों संख्याएं, वो पहली और तीसरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और इसी प्रकार से अगर एक पहली संख्या का किसी संख्या का आधा किसी संख्या के बराबर है और फिर उसी संख्या का आधा किसी तीसरी संख्या के बराबर है तो पहली संख्या और तीसरी संख्या आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यही यूक्लिड के 7 एडजॉइंट्स थे। तो आज के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे कृपया शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और आगे वाले हम वीडियो में हम यूक्लिड के पोस्टुलेट्स के बारे में चर्चा करेंगे और 9th के इस 5वें चैप्टर में जो भी हमारे प्रॉब्लम्स भी होंगी उनको भी हम सॉल्व करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम्स आई है, कुछ उसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि जो है हमें और जानना है तो वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं उसका ज़रूर निराकरण करूँगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।